हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम बैटरीज़ है, तो आज हम इसके ऑब्जर्वेटिव टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन मोड में होगा और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जर्वेटिव टाइप पूछे जाएंगे, तो इसीलिए इस सीरीज़ को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ कुछ स्टूडेंट का जो है कमेंट आता है कि सर और वीडियो कहाँ से मिलेगी। तो आपको बता दें, देखिए, आप अगर चैनल के जो है लोगो आपका जो बना है, लोगो पर क्लिक करेंगे। इधर देखिए सब्सक्राइब का बटन बना है, तो सब्सक्राइब पर पहले क्लिक कर ले। सब्सक्राइब पर जो है क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। फिर इसके बाद जो लोगो बना है लोगो पर क्लिक करेंगे, तो फिर इसके बाद आ जाता है होम, फिर इसके बाद वीडियो, फिर इसके बाद प्ले लिस्ट आता है। तो उस प्ले लिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें सारे वीडियोज़ हमने मतलब प्ले लिस्ट बना रखी है, तो उसमें आप जा कर के देख लीजिए। तो बाकी बता दे रहे हैं कि आप जा कर के वहाँ पे देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो आपसे मिस ना होने पाए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो देखिए, ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, चैप्टर वाइज चल रहा है। इसके पहले हमने सारे मिक्स्ड सीरीज़ यानी कि हर चैप्टर से मिक्स्ड क्वेश्चन को बता दिया था, तो उसको भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम न्यूमेरिकल को ज़्यादा बताए हैं, तो न्यूमेरिकल भी आपको देखना ज़रूरी है, तो उसको भी आप देखिएगा। बाकी इसमें जो जैसे इस चैप्टर बैटरीज़ में जो बैटरी चैप्टर था, इसमें जो जितनी चीज़ें होंगी इस वीडियोज़ में हम बता देंगे, यानी कि चैप्टर वाइज अगर बता रहे हैं तो सारी चीज़ें बताएंगे इसमें भी। तो बाकी देखिए, बैटरीज़ आपका चैप्टर है, तो बैटरी आपको पता है कि बैटरी कैसे होती क्या होती है, आपने देखा भी होगा, तो उसी से रिलेटेड इसमें टॉपिक है। तो बैटरी क्या होती है, इसमें आपको देखो अब बता दें कि इसमें आपको क्या पढ़ना है बैटरी वाले चैप्टर में, कि बैटरी क्या होती है, मतलब बैटरी का निर्माण कैसे होता है, और बैटरी से रिलेटेड जो सेल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और बैटरी को हम किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं, और बैटरी का मतलब हम यूज कैसे करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको इस बैटरी वाले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। बैटरी का हम किस प्रकार से परिपथ को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, सारी चीज़ें आप बैटरी में पढ़ेंगे। तो सारे क्वेश्चन को हमने ऐड किया है। तो बाकी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है कि वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं। तो देखिए, वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, जो रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। और ऑप्शन बी तो होगा नहीं, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता नहीं है, तो इसीलिए ये वाला बी नहीं होगा, और ऑप्शन सी जो है ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो वैद्युत रासायनिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया करते हैं और विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको समझ में आया होगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या है कि 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन कहलाता है। तो देखिए, अगर एक सेल है तो उसे हम अगर मतलब क्या कहते हैं, एक सेल है तो उसे हम सेल ही कहेंगे। अगर एक सेल 2 सेल 3 सेल को यदि हम संयोजन कर दें समांतर क्रम या फिर श्रेणी क्रम में, तो उसे हम बैटरी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया गया द्वितीयक सेल, ऑप्शन सी दिया है प्राथमिक सेल, और ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दिस, और ऑप्शन बी दिया है हमने बैटरी। तो देखिए, बैटरी हम कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक सेलों का अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा बैटरी बन जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है देखिए, ऐसा सेल जिनको केवल एक बार यूज करते हैं। तो ऐसा सेल जिनको हम केवल एक बार यूज करते हैं आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है बैटरी, ऑप्शन बी दिया गया है निकिल कैडमियम सेल, ऑप्शन सी दिया गया है द्वितीयक सेल, ऑप्शन डी दिया गया प्राथमिक सेल। तो देखिए, ऐसा सेल जिनको हम एक ही बार यूज करते हैं उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं, क्योंकि जो सेल होता है वो 2 टाइप का होता है, एक प्राथमिक सेल होता है और एक द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, जिसे हम दोबारा चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। और प्राथमिक सेल क्या होता है, जिसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि जो घड़ी में आपका सेल लगा होता है, छोटी वाली घड़ी में, तो या फिर जो वॉच घड़ी होती है या फिर दीवार घड़ी होती है, उसमें जो सेल लगे होते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि जो उसको हम एक बार यूज़ करते हैं और दोबारा उसको यूज नहीं करते हैं, तो वही हमारा प्राथमिक सेल होता है। तो यहाँ पे देखिए,
बैटरी तो अलग चीज़ है। निकिल कैडमियम सेल जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है, और द्वितीयक सेल एक अलग चीज़ है ये। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक सेल हो जाएगा। और यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ऐसा सेल जिसको हम एक बार यूज करते हैं, तो सॉरी क्वेश्चन यही तो था। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेता है कि प्राथमिक सेल के उदाहरण क्या हैं, तो देखिए हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कि प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। तो प्राथमिक सेल आपको पता है कि जिसको हम एक बार यूज करते हैं और दोबारा यूज नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए प्राथमिक सेल का आपको उदाहरण बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लेक्लांसे सेल, और दूसरा दिया गया एल्केलाइन सेल, और ऑप्शन सी दिया गया लिथियम बैटरी, और ऑप्शन डी दिया गया सभी। तो देखिए जो प्राथमिक सेल के उदाहरण है यहाँ पे सभी होंगे। क्यों सभी होंगे? देखिए जो लेक्लांसे सेल है वो भी प्राथमिक सेल है, एल्केलाइन सेल जो है ये भी प्राथमिक सेल है, और लिथियम बैटरी जो है ये भी एक प्राथमिक सेल है। तो देखिए जब ये सारी जो चीज़ें हैं इनको एक बार हम यूज करते हैं, दोबारा इनको हम यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए कि वीडियो कैसी बनी है। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ऐसा सेल जिनको चार्ज करके पुनः यूज में लाया जाता है, यानी ऐसा सेल जिनको चार्ज करके पुनः यूज में लाया जाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, ऑप्शन बी द्वितीयक सेल, ऑप्शन सी लेक्लांसे सेल, ऑप्शन डी बटन सेल। तो अभी अभी हमने बताया कि जो सेल ऐसा द्वितीयक सेल होता है उसको हम एक बार अगर यूज़ कर लेते हैं तो हम उसे पुनः दोबारा यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और प्राथमिक सेल इसको एक बार यूज करते हैं दोबारा नहीं करते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। और बटन सेल जो है देखिए प्राथमिक सेल का उदाहरण है, तो ये उदाहरण भी आपको याद होना चाहिए। और लेक्लांसे सेल भी इसी का उदाहरण है प्राथमिक सेल का। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और बाकी वीडियो को देखिए, स्किप करके ना देखा कीजिए, वीडियो को आराम से देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, और लास्ट तक देखा कीजिए। अभी इस वीडियो में हम लास्ट में आपको कुछ बताने वाले हैं अच्छी बातें, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तो द्वितीयक सेल का उदाहरण आपको बताना है क्या है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया लीड एसिड बैटरी, ऑप्शन बी दिया गया निकिल कैडमियम सेल, ऑप्शन सी दिया गया है वैनेडियम रेडॉक्स बैटरी, ऑप्शन डी दिया गया सभी। तो देखिए जो द्वितीयक सेल होता है आपको मैंने बताया कि जिसको हम एक बार यूज कर लेते हैं और पुनः दोबारा उसे हम यूज करते हैं, तो ऐसे सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है लीड एसिड बैटरी, और ऑप्शन बी निकिल कैडमियम सेल, और ऑप्शन सी वैनेडियम रेडॉक्स बैटरी, तो ये सारे द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। सारे उदाहरण आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि निकिल कैडमियम सेल है, ऑप्शन दे दिया प्राथमिक है, द्वितीयक है, या फिर बैटरी है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इसीलिए सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक सारे इसके उदाहरण लिख करके ऑप्शन डी दे दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसमें। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वह बैटरी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने हेतु छिद्रयुक्त शीशा व लेड पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी कि छिद्र युक्त शीशा या फिर लेड पेरोक्साइड का यूज करते हैं, वो बैटरी का नाम आपको बताना है। रासायनिक ऊर्जा को जब हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो छिद्रयुक्त शीशा और लेड पेरोक्साइड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है एल्केलाइन बैटरी, ऑप्शन बी सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, और ऑप्शन सी लीड एसिड बैटरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसी बैटरी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है और उसके लिए हम छिद्रयुक्त शीशा और लीड पेरोक्साइड का यूज करते हैं, तो हमारे लेड एसिड बैटरी होती है। यानी कि लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, छिद्रयुक्त हम शीशा लगा देते हैं और लेड पेरोक्साइड जो है विद्युत अपघट भर देते हैं, सॉरी लेड पेरोक्साइड मतलब उसमें यूज करते हैं। तो इसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। और सिल्वर ऑक्साइड बैटरी अलग चीज़ होती है, इसमें हम सिल्वर का यूज करते हैं। तो और इसमें देखिए एल्काइन बैटरी भी अलग चीज़ होती है, तो इसको ये सब यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्या है कि सेल की चार्जिंग के दौरान उत्सर्जित होने वाली गैसों को सेल से बाहर निकलने हेतु व्यवस्था की जाती है। तो देखिए सेल की चार्जिंग के दौरान उत्सर्जित होने वाली गैसों को सेल से बाहर निकलने के लिए व्यवस्था हम करते हैं बैटरी में। आपको बताना कैसी व्यवस्था हम करते हैं। देखिए जब बैटरी चार्ज होती है तो उसमें कुछ गैसें बनती हैं, मतलब बैटरी के अंदर रासायनिक अपक्रिया होती है विद्युत अपघट्टों के मध्य,
तो कुछ ना कुछ उसमें गैसेस निकलती हैं और वो गैसेस को निकलना बैटरी से बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो बैटरी का बहुत नुकसान हो जाएगा, मतलब बैटरी दग भी सकती है, तो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए इन गैसों को निकलने के लिए जो है हम किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, कैसी व्यवस्था प्रयोग करते हैं, देखिए आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया बैटरी की ओपनिंग कवर में छिद्र करके, ऑप्शन बी प्लेट्स लगा करके, ऑप्शन सी रबड़ लगा करके, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप अगर अपने घर की बैटरी को देखते होंगे तो उसमें देखिए छोटा सा एक छिद्र ऊपर लगा होता है, यानी कि बैटरी की ओपनिंग कवर में एक छिद्र बना होता है छोटा सा, तो वहाँ से जो है गैस से बाहर आ जाती हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा आप मतलब प्रायोगिक देख लेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है चीज़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि उत्क्रमणीय अपक्रिया संभव है। उत्क्रमणीय अपक्रिया संभव है, आपको ऑप्शन ए दिया गया है प्राथमिक सेल में, ऑप्शन बी दिया गया द्वितीयक सेल में, ऑप्शन सी दिया गया दोनों में, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्क्रमणीय अपक्रिया देखिए आपकी क्या होती है, पहले आपको जानना होगा। तो देखिए उत्क्रमणीय अपक्रिया जो होती है, ऐसी अपक्रिया जिसे हम एक बार मतलब जिसे हमने कोई अपक्रिया की फिर उसे जो है हम दोबारा अपक्रिया करते हैं, यानी कि रिवर्स करते हैं, एक बार ऐसे की एक बार ऐसे की। तो मतलब उत्क्रमणीय अपक्रिया आपने क्या कहते हैं केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो मतलब ऐसी अपक्रिया जो दोनों तरफ की जा सकती है ना, दोनों दिशाओं में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। तो जो हम यहाँ पे हमारा द्वितीयक सेल होता है उसे हम क्या देखिए, द्वितीयक सेल का हमने क्या बताया था कि द्वितीयक सेल को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी कि द्वितीयक सेल को दोबारा यूज करने का मतलब उसे हम दोबारा चार्ज करते हैं। तो जब उसमें उत्क्रमणीय अपक्रिया करेंगे, उनके रासायनिक जो हमारे होते हैं पदार्थ होते हैं उनके मध्य, तो तभी तो द्वितीयक सेल हमारा चार्ज होगा। तो इसीलिए द्वितीयक सेल में क्या करते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया संभव होती है। बाकी प्राथमिक सेल दोबारा यूज करते नहीं, तो इसमें तो होगा नहीं, और दोनों में तो हो ही नहीं सकता है, और ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्या है कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया संभव है। तो देखिए अनुत्क्रमणीय अपक्रिया संभव है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है द्वितीयक सेल में, ऑप्शन बी प्राथमिक सेल में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए अनुत्क्रमणीय अपक्रिया समझ लीजिए, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का मतलब कि जो एक दिशा में, ऐसी अपक्रिया जो एक दिशा में होती है उसे हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। तो द्वितीयक सेल में तो उत्क्रमणीय होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्राथमिक सेल में, क्योंकि देखिए प्राथमिक सेल जो होता है एक बार यूज करते हैं और उसका हम दोबारा यूज करते हैं नहीं, तो इसीलिए प्राथमिक सेल में अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए 11 क्या है कि गैल्वेनिक सेल करता है। तो गैल्वेनिक सेल जो है क्या करता है आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए दिया गया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन सी दोनों करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गैल्वेनिक सेल होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कोई भी सेल होगा, जो कोई भी सेल मान लीजिए, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से एक गैल्वेनिक सेल है, तो ये भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत को रासायनिक में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 जो था उसका आंसर आपको समझ में आया होगा, और आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे। और बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हमारा पॉलिटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से चैनल है, उस पर भी तो सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। लोगो जो इसमें लगाया है वही लोगो वहाँ पे लगा है, तो वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सेल का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो सेल का श्रेणी क्रम संयोजन आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है एक सेल के धनात्मक सिरे को दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ करके। ऑप्शन बी दिया गया है एक सेल के ऋणात्मक सिरे को दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ करके। ऑप्शन सी दिया गया है एक सेल के धनात्मक सिरे को दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ करके। ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो दोस्तों देखिए जो सेल का श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक सेल के धनात्मक सिरे को दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। जैसे मतलब ये मान लीजिए पहला धन सिरा है और ये मान लीजिए 1 मिनट ये मान लीजिए पहला सेल का धन सिरा है और यहाँ पे ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, फिर दूसरे सेल का फिर ऋण सिरा आएगा, फिर धन सिरा आएगा। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा होता है कि धन सिरे को पहले वाले सेल का है, मान लीजिए पहला वाला सेल है और ये दूसरा वाला सेल है,
तो पहले वाले सेल के धन सिरे को दूसरे वाले सेल के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तो ऐसा जो संयोजन कहलाता है वो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है सेलों का। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है, एक सेल को धनात्मक सिरे तो दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि अधिक वोल्टता की बैटरी की आवश्यकता के लिए सेल का संयोजित करते हैं। यानी कि अधिक वोल्टता अगर हमें प्राप्त करना है तो बैटरी को हम किस प्रकार से संयोजित करेंगे आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो अगर हमें अधिक वोल्टता चाहिए, यानी कि मान लीजिए अगर हमें 20 वोल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में ऐसे से जोड़ देंगे 4 बार, तो हमें 20 वोल्ट मिल जाएगा। 5 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20। तो अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिक वोल्टता वाली बैटरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे वो सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक श्रेणी क्रम में परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा होती है। श्रेणी क्रम के परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आई बराबर क्या होता है, एन आर, स्मॉल में एन आर प्लस कैपिटल आर, और बी वाला दिया गया आई बराबर एन आर प्लस कैपिटल आर बाई एन ई। ऑप्शन सी दिया गया है आई बराबर एन आर प्लस कैपिटल आर, और ऑप्शन डी दिया गया आई बराबर एन ई माइनस आर। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए जो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है कुल श्रेणी क्रम परिपथ में, वो आई बराबर एन ई बटे एन आर प्लस कैपिटल आर होता है। आई यहाँ पे कुल धारा हो गई परिपथ की, एन ई हो गया वोल्टता हो गया, सेल का एन का मतलब जितने सेल लगे हैं, मान लीजिए 4 सेल लगे हैं तो 4 सेलों की वोल्टता हो गई। और यहाँ पे एन आर का मतलब जैसे हमारे 4 सेल लगे हैं तो चारों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध हो गया, और कैपिटल आर का मतलब परिपथ का प्रतिरोध हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। और इस देखिए ये जो आई बराबर एन ई बटे आर, जिस प्रकार से भी बराबर होता है हमारा आई इंटू आर बाई ओम्स लॉ, और यहाँ पे आई का वैल्यू निकालेंगे तो भी बटे आर होता है। ये क्या परिपथ के लिए है फार्मूला। तो देखिए इसी फार्मूले के आधार पर जो है बैटरी के लिए भी इसी फार्मूले यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे भी है तो यहाँ पे बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी कि ई यूज होगा, तो यहाँ पे हमने ई यूज कर दिया है भी की जगह पे। और आर का मतलब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध प्लस परिपथ का प्रतिरोध। तो हमने इस फार्मूले यदि आपको थोड़ा सा भी याद है आई बराबर भी बटे आर, तो इसको भी थोड़ा सा यूज करके आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में नहीं याद है, तो अगर आपको ये फार्मूला याद है कि हाँ आई बराबर भी बटे आर होता है, तो देखिए आई बराबर ई का मतलब भी होता है बैटरी में, तो यहाँ पे ई हो गया, और आर का मतलब बैटरी का प्रतिरोध और परिपथ का प्रतिरोध, तो एन आर प्लस आर। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो श्रेणी क्रम परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि एन ई बटे एन आर प्लस आर। तो यहाँ पे जो एन है उसी लोग की संख्या हो जाएगी। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए गया है कि सेल का समांतर क्रम होता है। तो सेल का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है सेलों के सभी धन ध्रुव को एक साथ तथा ऋण ध्रुव को एक साथ जोड़ करके। ऑप्शन बी दिया गया सेल के धनात्मक ध्रुव को दूसरे सेल के ऋणात्मक ध्रुव से। ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए अभी हमने श्रेणी क्रम पढ़ा, तो श्रेणी क्रम में कहा था कि सेल का अगर धनात्मक ध्रुव है तो उसको हम सेल के ऋणात्मक ध्रुव से जोड़ेंगे, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि सेल के सभी धन ध्रुव को एक साथ तथा ऋण ध्रुव को एक साथ। कहने का मतलब यदि ये सेल है हमारा, मान लीजिए धन ध्रुव है, तो दूसरे सेल का धन ध्रुव यहाँ पे होगा, फिर दूसरे सेल का ऋण ध्रुव यहाँ पे है, तो उसको भी यहाँ पे हम ऐसे जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम सेल का समांतर क्रम संयोजन करते हैं कि धन ध्रुव को एक साथ और ऋण वाले ध्रुव को एक साथ करते हैं। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या है कि समांतर क्रम सेल संयोजन में कुल प्रवाहित होने वाली धारा होती है। तो समांतर क्रम सेल संयोजन में कुल प्रवाहित होने वाली धारा अगर आपको फार्मूला बताना है तो क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है आई बराबर ई बटे आर प्लस आर बटे एम एम्पियर, और ऑप्शन बी दिया गया है एम ई बटे एम आर प्लस स्मॉल आर एम्पियर, और ऑप्शन सी दिया गया दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है हमारा
दोनों होता है। कैसे दोनों होता है, देखिए समांतर क्रम सेलों का जब हम समांतर क्रम सेल संयोजन में कुल प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करते हैं, तो देखिए जिस प्रकार से हमारा I बराबर V/R होता है, तो इसी प्रकार से ये भी होगा। तो I की जगह आपने क्या लिखा है, यहाँ पे V की जगह पे E लिख दिया, और R की जगह पे सेल का प्रतिरोध कैपिटल स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध, और परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे लिखा। तो देखिए समांतर क्रम सेल संयोजन में कुल प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी, I बराबर E/R प्लस स्मॉल r/m। तो कैपिटल R यहाँ पे परिपथ वाली धारा है, स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और m क्या है, सेलों की संख्या है यहाँ पे। तो देखिए अगर हम इसी को थोड़ा सा हल करेंगे यहाँ पे, तो m का इसमें गुणा करेंगे तो m r हो जाएगा, m r, और r हो गया। अब बटे में m ऊपर जाएगा m, तो m E/R हो जाएगा। यानी कि ए वाले जो समीकरण दिया गया है, अगर हम थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। तो हमने इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे हमने इसलिए लिखा है ताकि एग्ज़ाम में यदि आपसे ये वाला पूछ ले, अब मान लो ऑप्शन ए वाला दिया है और आपने ए वाला याद किया है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है ना, इसीलिए दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ था नहीं, यहाँ पे केवल एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, तो ME/MR प्लस स्मॉल r हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यानी दोनों है। और देखिए अगर एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है, तो देखिए कुल प्रवाहित होने वाली धारा मतलब यहाँ पे MR प्लस स्मॉल r, यानी कि क्या कहते हैं, R मतलब परिपथ का प्रतिरोध और स्मॉल r मतलब आंतरिक प्रतिरोध, यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा। और कुल वोल्टता ME होती है, आपको पता ही है। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसे पूछ लेता है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बताएं समांतर क्रम में, तो मतलब दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे, और अगर वोल्टता पूछ लेगा तो ME बता देंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं और क्वेश्चनों को। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सेल की एम्पियर घंटा दक्षता होती है। तो देखिए जो सेल होता है हमारा, उसकी एम्पियर घंटा में दक्षता कितनी होती है। तो देखिए ऑप्शन एक दिया गया एस बराबर एम्पियर हावर बराबर विसर्जन धारा गुणे विसर्जन समय घंटों में, आवेशन धारा गुणे आवेशन समय, यानी विसर्जन धारा में लगने वाला समय हावर्स में और आवेशन धारा में लगने वाला समय घंटों में। तो देखिए सेल का जो एम्पियर घंटा दक्षता होती है, ए वाला भी होगा और बी वाला भी होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। कैसे सही होगा, देखिए अगर एग्ज़ाम में मान लीजिए एच बराबर विसर्जन धारा गुणे विसर्जन समय दे दिया और बटे आवेशन धारा गुणे आवेशन समय दे दिया, तो ऑप्शन ए वाला करके आएंगे। अगर मान लीजिए ऐसे तो छोटे रूप में दे दिया, यानी कि ID IC के रूप में दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी इस चीज़ को हम ऐसे ही लिख सकते हैं शॉर्टकट में, विसर्जन धारा को हम ID लिखते हैं, आवेशन धारा को IC लिखते हैं, और हावर्स होता ही है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यानी दोनों हो गया। तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि सेल का जो एम्पियर घंटा होता है, एम्पियर घंटा में दक्षता होती है, वो विसर्जन धारा बटे आवेशन धारा हावर्स में होती है, यानी कि ID बटे IC हावर्स में होती है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि सेल की वाट घंटा दक्षता होती है। तो देखिए जो सेल होता है उसकी वाट घंटा में आपको दक्षता बतानी है। अभी आपने हावर्स में बताई, एम्पियर हावर्स में, तो अब वाट घंटा में बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया WH बराबर यानी कि वाट हावर्स बराबर विसर्जित ऊर्जा आवेशन ऊर्जा, और ऑप्शन बी दिया गया है WH बराबर VD TD ID बटे IC TC VC, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताते चले कि जो सेल की वाट घंटा दक्षता होती है वो ऑप्शन है, यानी कि WH बराबर विसर्जित ऊर्जा बटे आवेशन ऊर्जा, और ऑप्शन बी WH बराबर VD TD ID IC TD और VC सब होते हैं, यानी कि ए भी होगा और ये भी होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। यदि एग्ज़ाम में आपको मान लो ए वाला दे दिया तो ये वाला करके आएंगे, अगर ये वाला नहीं करके ये वाला दे दिया तो इस पर टिक लगा करके आएंगे। तो इसीलिए दोनों हमने दिया ताकि आपको दोनों याद रहे। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्या है कि बैटरी की चार्जिंग के लिए आवश्यकता होती है। तो बैटरी की चार्जिंग के लिए आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए AC सप्लाई की, ऑप्शन बी DC सप्लाई की, ऑप्शन सी दोनों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों जब बैटरी, आप खुद देखे होंगे कि जब बैटरी जो है आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, आपके घरों में यदि बैटरी लगी होगी तो आप क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करवाने के लिए लेके जाते हैं। तो
अगर एसी सप्लाई से चार्ज होती तो घरों में देखिए एसी सप्लाई प्रोवाइड होती है तो आप आराम से कर सकते थे, पर यहाँ पे बैटरी जो है डीसी सप्लाई से चार्ज होती है, तो इसीलिए आप दुकानदार के पास लेके जाते हैं बैटरी को चार्ज करवाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बैटरी की जो चार्जिंग होती है वो डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोनों तो होगा नहीं, धनादेश भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। और बाकी बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्या है कि हाइड्रोमीटर द्वारा मापी गई चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो हाइड्रोमीटर द्वारा मतलब हाइड्रोमीटर पे एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम बैटरी के चार्ज को मापते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए क्या होती है, ऑप्शन ए दिया गया 1.050, ऑप्शन बी 1.30, ऑप्शन सी 1.26, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाइड्रोमीटर द्वारा मापी गई चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.26 होती है, तो इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कि श्रेणी समांतर में कुल प्रवाहित धारा का मान होता है। तो श्रेणी समांतर क्रम देखिए बैटरी का 3 प्रकार से हम संयोजन करते हैं, एक हम श्रेणी क्रम में, एक हम श्रेणी क्रम में, एक हम समांतर क्रम में, एक हम श्रेणी और समांतर दोनों में कहते हैं। तो यहाँ पे हम श्रेणी समांतर क्रम में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे आई बराबर एन ई बटे स्मॉल एम आर प्लस एन आर, और ऑप्शन बी दिया गया है आई बटे एम ई बटे आर, और ऑप्शन सी दिया गया है आई बराबर एम आर प्लस एन आर बटे एन ई। तो दोस्तों देखिए जो यहाँ पे श्रेणी समांतर क्रम में कुल प्रवाहित होने वाली धारा का फार्मूला होता है वो आई बराबर होता है एन ई बटे एम आर प्लस एन आर होता है। क्या होता है, एन ई बटे एम आर प्लस एन आर। तो देखिए एम आर जो होता है यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध कितने प्रतिरोध लगे हैं, और एन आर मतलब कितने सेल के आंतरिक प्रतिरोध, मतलब अगर 4 सेल लगा है तो चारों सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और यहाँ पे एन ई का मतलब अगर 4 सेल मान लीजिए 5 सेल लगे हैं तो 5 सेल का जो है वोल्टता हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो सारे क्वेश्चन हमने इसमें बता दिए हैं। तो देखिए ये जो चैप्टर था आपका बहुत छोटा चैप्टर था, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, जितने क्वेश्चन बन रहे थे 21 क्वेश्चन बने हैं। तो 21 क्वेश्चन को हमने बता दिया है, और बाकी यदि आपके पास बुक होगी तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। और बाकी आपको बताते चलूँ कि जो है इसका जो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर फैमिली थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी और तो आपके लिए और अच्छा हम कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जब सुविधा हमारे पास थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी तो हमको और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे मतलब पढ़ाने में और मज़ा आएगा। तो इसीलिए थोड़ा चैनल को और शेयर कीजिए ताकि फैमिली और